हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। एक बार फिर से हम आप लोगों का इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करते हैं। मित्रों, आज का जो हमने टॉपिक लिया है वो है सहसंबंध यानी कोरिलेशन। अब जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि सहसंबंध एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक होता है रिसर्च मेथडोलॉजी में। जो स्टूडेंट्स एमए कर रहे होंगे, जो होम साइंस, सोशोलॉजी, फिज़िकल एजुकेशन और साथ ही साथ नेट जेआरएफ एग्ज़ाम दे रहे होंगे, उनको ये ज़्यादा से ज़्यादा बातों को देखने को प्राप्त हो रहा होगा कि सहसंबंध क्या होते हैं। उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी देखने को मिल रहा होगा। तो आज हम यहीं पे बात करने वाले हैं कि सहसंबंध यानी कोरिलेशन क्या होता है, कोरिलेशन कितने प्रकार के होते हैं और इनको कैसे डिफ़ाइन किया जाता है। तो सबसे पहले सहसंबंध की बात अगर हम करते हैं तो सहसंबंध के अंतर्गत इसमें कोई दो चरों के बीच संबंधों को बताया जाता है। सबसे पहले आपके दिमाग में होना चाहिए कि दो चरों के बीच संबंध बताए जाते हैं। बीच संबंध बताया जाता है। तो अगर सहसंबंध की बात किया जाता है तो इसका मतलब है कि कोई एक समस्या होगी जिसमें दो या दो से अधिक चर हो सकते हैं। तो उन चरों के बीच में किस प्रकार से संबंध है, कैसा संबंध है, इसके बारे में मेनली बात की जाती है। और जैसा कि इसको डिफ़ाइन करने के लिए गिलफोर्ड साहब क्या कहते हैं, गिलफोर्ड साहब का कथन यह है कि सहसंबंध गुणांक वह अंक है जो यह बतलाता है कि दो वस्तुएं कहाँ तक संबंधित हैं तथा कहाँ तक एक में परिवर्तन होने से दूसरे में भी परिवर्तन होता है। ये गिलफोर्ड साहब का कथन है। कहने का तात्पर्य यह है कि गिलफोर्ड साहब ये कहते हैं कि हम जब मान लीजिए हमारे पास दो चर हैं, पहला x और y है, ठीक है। तो हमारा कोई एक चर पे हम कुछ परिवर्तन करते हैं, सपोज हम x चर में कुछ परिवर्तन करते हैं तो वह परिवर्तन मुझे y चर पे भी देखने को मिलेगा, या y चर में हम कोई परिवर्तन करते हैं तो हमें x चर पे भी कोई ना कोई परिवर्तन मिलेगा। और साथ ही साथ इन दोनों के बीच में किस प्रकार का संबंध है, कितना एक दूसरे से संबंधित हैं, इसके बारे में हमें सहसंबंध जानकारी प्रदान करता है। यह हमारे गिलफोर्ड साहब का कथन है। और दूसरे तरीके से हम समझना चाहें तो यह जो सहसंबंध होता है, किसी एक चर का प्रभाव एक चर का प्रभाव किसी दूसरे चर पर देखा जाता है। इसमें बेसिकली ये बात होती है, किसी एक चर का प्रभाव किसी दूसरे चर पर देखा जाता है। अब जैसे यहाँ पे हम इस चीज़ को एक मैथमेटिकल लैंग्वेज में भी बात कर सकते हैं, जैसे y बराबर फंक्शन ऑफ कैपिटल X। अब अगर थोड़ा सा भी गणित आपको समझ में आती होगी या पता होगा तो इस चीज़ से हम ये समझ सकते हैं कि ये जो ब्रैकेट के अंदर होता है इसे हम लोग इंडिपेंडेंट वेरिएबल बोलते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल बोलते हैं। और ये जो y होता है इसे हम लोग डिपेंडेंट वेरिएबल बोलते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलता है, जब हम कैपिटल X यानी इंडिपेंडेंट वेरिएबल में हम कोई भी परिवर्तन करते हैं तो वह परिवर्तन डायरेक्टली कहाँ देखने को मिलता है, डिपेंडेंट वेरिएबल में देखने को मिलता है। तो इस तरीके से ये जो y हमारा वेरिएबल है और x वेरिएबल है एक दूसरे के साथ कहीं ना कहीं कनेक्टेड होते हैं, प्रभावित होते हैं, संबंधित होते हैं। तो इसी प्रकार के प्रभाव और संबंध और रिलेशन को देखने के लिए हम सहसंबंध का उपयोग करते हैं, ठीक है। और सहसंबंध मूलतः दो चरों के बीच के संबंधों का माप है। डाउनी एवं हेथ ने भी कहा है
डाउनी एवं हेथ ने कहा है कि सहसंबंध दो चरों के बीच के संबंधों की माप को बताता है। तो ये हुआ हमारे पास कुछ सहसंबंध की डेफिनीशन। अब अगर हम कुछ और नोट इसमें बात करते हैं तो जो सहसंबंध, हम सहसंबंध गुणांक निकालते हैं। क्या निकालते हैं? सहसंबंध गुणांक की हम लोग बात करते हैं। अब सहसंबंध गुणांक जो होता है हम उसको स्मॉल r से डिनोट करते हैं, और इसकी जो वैल्यू होती है वो जो है -1 से लेकर के +1 तक होता है। कभी कभी ये भी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि सहसंबंध गुणांक की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई करती है, तो इसकी जो वैल्यू है -1 से लेकर के +1 के बीच में लाई करती है। जब हमारा r की वैल्यू ग्रेटर देन अगर 0 होता है तो ये हम कहते हैं पॉजिटिव कोरिलेशन है। ठीक है। अब यही r की वैल्यू हमारा लेस देन 0 होता है तो हम कहते हैं निगेटिव कोरिलेशन है। यहीं पे r का मान अगर 0 हो जाता है तो कहते हैं ज़ीरो कोरिलेशन है। तो ये तीनों बातें आप याद रखेंगे। अगर r की वैल्यू 0 से बड़ा है तो पॉजिटिव कोरिलेशन, अगर r की वैल्यू 0 से कम है तो निगेटिव कोरिलेशन, और अगर r की वैल्यू 0 है तो उसे हम ज़ीरो कोरिलेशन, ये शून्य सहसंबंध कहते हैं। अब हम यहाँ पे बात करेंगे कि सहसंबंध कितने प्रकार के होते हैं। सहसंबंध के प्रकार, सहसंबंध कितने प्रकार के होते हैं? तो बेसिकली सहसंबंध जो है 2 प्रकार के होते हैं मित्रों, ये याद रखिएगा। सहसंबंध मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है गुणात्मक सहसंबंध, गुणात्मक सहसंबंध। दूसरा होता है मात्रात्मक सहसंबंध होता है, या परिमाणात्मक सहसंबंध। तो इस तरीके से हमारे पास मुख्य 2 रूप से सहसंबंध होते हैं। पहला गुणात्मक सहसंबंध जिसे हम लोग क्वालिटेटिव कहते हैं, क्वालिटेटिव कोरिलेशन। इसको हम लोग बोल देते हैं क्वांटिटेटिव कोरिलेशन। तो इन दोनों आपको याद रखने हैं। अब यहाँ से जब गुणात्मक सहसंबंध की बात करते हैं तो इसके भी कुछ मुख्य और प्रकार होते हैं। परिमाणात्मक सहसंबंध की बात करते हैं तो इसके भी कुछ मुख्य रूप से और प्रकार होते हैं। तो आइए हम 1 बाय 1 दोनों को कवर कर लेते हैं। अब अगर हम गुणात्मक सहसंबंध की बात करते हैं मित्रों, गुणात्मक सहसंबंध की बात करते हैं, गुणात्मक सहसंबंध की बात करते हैं तो इसके मुख्य रूप से 2 भाग होते हैं। इसके मुख्य रूप से 2 भाग होते हैं। पहला होता है रेखीय सहसंबंध, रेखीय सहसंबंध, और दूसरा होता है वक्रीय सहसंबंध। तो गुणात्मक सहसंबंध मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। पहला रेखीय सहसंबंध होता है, दूसरा वक्रीय सहसंबंध। रेखीय सहसंबंध को हम लोग लीनियर कोरिलेशन कहते हैं, लीनियर कोरिलेशन। ठीक है। और वक्रीय को हम लोग बोलते हैं कर्वी लीनियर सहसंबंध बोल देते हैं।
अब रेखीय सहसंबंध क्या होता है? रेखीय सहसंबंध वह होता है जब दो चरों या परीक्षणों पर के प्राप्तांकों के सहसंबंध को एक सीधी रेखा स्ट्रेट लाइन के द्वारा व्यक्त किया जाता है, तो वह सहसंबंध रेखीय कहलाता है। अब जैसे रेखीय सहसंबंध को और समझने के लिए हम यहाँ पे, जैसे हमारे पास एक एक्स एक्सिस होता है, एक वाई एक्सिस होता है, ठीक है, एक एक्स एक्सिस होता है, एक वाई एक्सिस, यहाँ पे हम बनाते हैं, तो ध्यान से समझिएगा। तो रेखीय सहसंबंध को जानकारी के लिए हम जब ये x वेरिएबल हो गया, ये y वेरिएबल होगा, तो जब हम, अब हमारे पास है y बराबर एफ ऑफ एक्स, यानी यहाँ पे x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, y डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो जैसे जैसे हम x की तरफ मूव करते हैं, जैसे यहाँ हमने 1 लिया, यहाँ पे हमने 2 लिया, x यहाँ पे हमने 3 लिया, तो उसी के करेस्पॉन्ड यहाँ पे y की भी वैल्यू आती है। अब जो भी वैल्यू आ जाए यहाँ पे, तो हमारा जो कट पॉइंट होता है बीच वाला, वो एक इस तरीके का कट पॉइंट होता है बिंदु, ऐसे 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 ऐसे, मतलब वह एक सीधी रेखा को ज्वाइन करता हुआ चला जाता है। तो जब ऐसा हमें कोई कोरिलेशन देखने को मिलता है, तो इस प्रकार के रिलेशन को हम लोग लीनियर बोलते हैं, लीनियर कोरिलेशन या रेखीय सहसंबंध की बात कर लेते हैं, ठीक है। अब यहीं पे अगर हम वक्रीय सहसंबंध की बात करते हैं, अगर हम वक्रीय सहसंबंध की बात करते हैं, तो यहाँ जब हमारा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों होते हैं, यानी एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, तो इसमें क्या होता है कि हमारा जो, जब दो चरों या दो परीक्षणों पर के प्राप्तांकों के बीच के सहसंबंध को एक सीधी द्वारा व्यक्त न करके टेढ़ी मेढ़ी रेखा द्वारा हम लोग व्यक्त करते हैं, यानी कुछ हम x की वैल्यू हम बढ़ाते अगर जाते हैं आगे की तरफ, तो हमारा y पे वैल्यू तो आता है, लेकिन यह ज़रूरी नहीं कि एक सीधी रेखा में आए, कहीं यहाँ आ जाए, कहीं यहाँ आ जाए, कहीं यहाँ आ जाए, कहीं यहाँ आ जाए, कहीं इस तरीके से आ जाए, कहीं ये आ जाए। मतलब x और y के बीच में कोई ज़रूरी नहीं कि एक सीधी रेखा ही मिले हमको, टेढ़ी मेढ़ी रेखा प्राप्त हो सकती है। तो इस तरीके का जो कोरिलेशन होता है वो कर्वीलिनियर कोरिलेशन या वक्रीय कोरिलेशन कहलाता है। तो आई होप इस बात को समझ गए होंगे। अब हम आगे बात करते हैं परिमाणात्मक कोरिलेशन। दूसरा हमारे पास है परिमाणात्मक सहसंबंध। ठीक है, परिमाणात्मक सहसंबंध ये मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं फ्रेंड्स। ये मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। पहला हमारे पास होता है धनात्मक सहसंबंध। दूसरा ऋणात्मक सहसंबंध। तीसरा होता है शून्य सहसंबंध। तो इस तरीके से परिमाणात्मक सहसंबंध यानी क्वांटिटेटिव कोरिलेशन जो है 3 प्रकार के होते हैं। पॉजिटिव कोरिलेशन, निगेटिव कोरिलेशन, शून्य कोरिलेशन। ठीक है, तो ये 3 प्रकार के होते हैं। अब धनात्मक सहसंबंध में क्या होता है? धनात्मक सहसंबंध वह सहसंबंध होता है जिसके अंतर्गत हम, जब हमारे पास y बराबर fx है, तो ध्यान समझिएगा, जब हम x का मान आगे बढ़ाते हैं, बढ़ाते या घटाते हैं, ठीक है, ध्यान समझिएगा, x का मान बढ़ाते या घटाते हैं, तो हमारा जो y का मान है यह भी उसी क्रम में बढ़ता है या उसी क्रम में घटता है।
कुल मिला के x की वैल्यू को बढ़ाने के बाद y की वैल्यू भी बढ़ता है, x की वैल्यू घटाने के बाद y की वैल्यू घटता है। तो इस तरीके का जहाँ पे हमें संबंध या रिलेशन मिलता है वह हमारा धनात्मक सहसंबंध कहलाता है। अब दूसरी अगर हम बात करते हैं ऋणात्मक सहसंबंध में, तो जब हम x की वैल्यू बढ़ाते हैं तो हमारा y का जो वैल्यू है वो घटता है, बिल्कुल उल्टा चलता है यहाँ पे, ठीक है। और जब हम x की वैल्यू घटाते हैं तो हमारा y का भी वैल्यू क्या होता है, बढ़ता है, बिल्कुल उल्टा यहाँ पे होता है। जब हमारे रिवर्स प्रोसेस में चीज़ों को दिखता है तो वहाँ निगेटिव कोरिलेशन आ जाता है, ठीक है। और शून्य कोरिलेशन में क्या होता है कि जब हम जो है x की वैल्यू घटाते हैं या बढ़ाते हैं, ठीक है, तो y वेरिएबल में कोई परिवर्तन नहीं होता, कोई परिवर्तन नहीं होता, ये याद रखिएगा। तो ये हमारे हो गए शून्य कोरिलेशन की बात। अब हमारा जो अगला वीडियो होगा उसमें हम कुछ सहसंबंध विधियों यानी कोरिलेशन मेथड्स के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, जो कि बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है। तो फिर हम नए वीडियो में मिलते हैं, तब तक मित्रों जय हिंद।